दोस्तों नमस्कार। किताब घर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। एक अंतराल के पश्चात हम आपके लिए उपस्थित हैं कार्यक्रम की एक नई श्रृंखला लेकर, एक नया कार्यक्रम लेकर। और पहले और तीसरे बुधवार को पहले ये कार्यक्रम प्रसारित होता था और अब रविवार शाम 6 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित होगा, पहले और तीसरे रविवार को। तो आज भी मेरे साथ सदा की भांति शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, और अपने सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जी। और आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत विख्यात, चर्चित और आज के समय में भी उसी प्रकार संदर्भित और उसी प्रकार से आज के समय में भी गाई, पढ़ी, कही जाने वाली कविता, गाई तो बल्कि नहीं, कही पढ़ी जाने वाली कविता कुकुर मुत्ता की बात हम कर रहे हैं। गाई ये कविता इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि ये छंद मुक्त कविता है और मुक्तक शैली में रची गई ये कविता है। और इससे पहले हम कविता की बात करें, कुकुर मुत्ता की बात करें। कुकुर मुत्ता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मशरूम, जिसकी सब्जी आजकल आमतौर पर हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन एक वो समय था जब कुकुर मुत्ता जैसी वनस्पति को या पौधे को बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, क्योंकि कुकुर मुत्ता कहीं उगाया नहीं जाता, ये स्वयं पैदा होता है। बहरहाल ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन मैं पहले शैलेंद्र जी चाहूंगा कि हम उन निराला की बात करें जो छायावाद के प्रतिनिधि है, लेकिन उन्होंने समय की मांग को समझा। एक परिवर्तनशील कवि हैं और समय की मांग और लोगों की अभिरुचियों को समझते हुए, जानते हुए उन्होंने प्रगतिवाद का रास्ता चुना। मैं चाहूंगा पहले कि आप थोड़ा सा निराला जी पर चर्चा करें। पुनीत जी, निराला जी सचमुच निराले थे। उनका लिटरेचर बहुआयामी तो है ही, परंतु उन्होंने अलग अलग विधाओं में भी अपनी कलम चलाई। उन्होंने जिस स्वर पे गद्य को साधा, उससे कम पद्य को नहीं साधा, और जिस पे पद्य को साधा, उससे कम गद्य को नहीं साधा। यद्यपि वो कवि के रूप में विख्यात हैं, परंतु वो बहुत अच्छे गद्यकार भी थे। चाहे चतुरी चमार को ले लें, चाहे बकरेहा कुल्ली भाट को ले लें, चाहे भीष्म, उनका जो जीवन साहित्य भीष्म पर उन्होंने लिखा उसको ले लें, तो बहुत सारी रचनाएं गद्य में भी उनकी बहुत लाजवाब रही। और पद्य में तो वाणिमा, परिमल, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, रानी कानी, बहुत सारी रचनाएं इनकी रही। और आज के दिन तक भी हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत सरोज स्मृति नाम से इन्होंने लिखा, 37-38 में लिखा था, 1937-38 में। तुलसीदास जैसी बड़ी रचना इन्होंने लिखी, जो आकार में बड़ी नहीं थी, परंतु विचार में बहुत बड़ी। इन्होंने राम की शक्ति पूजा, बहुत बड़ी ऊंची कविता है वो, बहुत अच्छी, बंगाली रामायण पर आधारित है। और बहुत ही सुंदर उसमें कहा, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। अपने जीवन को धिक्कारा उन्होंने, जो उन्होंने अपनी लाइफ में अलग अलग लेवल पर क्राइसिस झेला था, पारिवारिक संकट झेला था, उसको उन्होंने बहुत गहराई से अभिव्यक्त किया इस कविता में। बाद में जब ये कुकुरमुत्ता तक आए पुनीत जी, तब तक ये प्रगतिशील साहित्यकार थे। प्रगतिवाद मैं नहीं कहूंगा, ये प्रगतिशील साहित्यकार थे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनकी जो प्रतीक योजना थी, या इनके जो रूपक थे, बिंब थे, वो प्रगतिवादियों वाले ही बिंब नहीं थे। इन्होंने समय की चाल को परखा। यद्यपि ये छायावाद के फाउंडर मेंबर तो थे ही, फाउंडर कवि तो थे ही, परंतु उसके साथ साथ इन्होंने कभी अपने आप को ठहराया नहीं। इनका मानना था कि कवि का समय सापेक्ष होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो इन्होंने बड़े संकट झेले। इनका जन्म 1896 में बंगाल के महिषादल जिले के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। और बाद में धीरे धीरे जो है इनके जीवन पर अलग अलग तरह के संकट आए। और एक समय तो ऐसा भी था पुनीत जी, जब ये विक्षिप्त से रहने लग गए थे, शमशान में बैठ जाते, या कभी ऐसी सुनी जगह पर बैठ जाते जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता, और बड़े विक्षिप्त रहने लग गए थे अपनी पत्नी के देहावसान के बाद। फिर जब इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई, करीब करीब 20
साल के बाद, तब तो इतने अंदर तक आहत हुए, ये इतने ज्यादा पीड़ित हुए कि इन्होंने एक बड़ा शोक गीत लिखा जो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। उसमें उस स्वर का श्रृंगार है जिसको मैं आदर्श श्रृंगार कहूंगा। यद्यपि मृत्यु पर करुणा लिखा जाता है, करुण लिखा जाता है, परंतु उन्होंने श्रृंगारमयी करुण लिखा। जो बेटी की स्थिति लिखी, जो बेटी की पीड़ा लिखी, उसमें श्रृंगार भी झलकाया। अपनी पत्नी की शक्ल देखी कभी बेटी में, कभी बेटी में स्वर्ग की अप्सरा की शक्ल देखी, कभी बेटी में जो है ऐसी नन्ही परी की शक्ल देखी जो बहुत बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत कुछ कहा। स्रोत स्मृति बहुत अच्छी किताब है, तुलसीदास 38 में लिखी, वो भी बहुत ही जबरदस्त। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं, कि वो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों से प्रभावित थे। वह तोड़ती पत्थर देखो कितनी बेहतरीन बिल्कुल प्रगतिशील बिल्कुल। कविता है। वह तोड़ती पत्थर में जो स्वर उभरता है एक पत्थर तोड़ती महिला को देख करके, वो बहुत जबरदस्त है। एक मौके वो बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु। तो वो वहां श्रृंगार में बहुत गहरे उतर गए हैं। तो निराला जिस स्वर में लिखते थे, उनका अपना स्वर था। परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि निराला जो भी लिखते थे गढ़ कर, बिल्कुल एकदम रचना के भीतर उतर कर लिखते थे। कुकुरमुत्ता पहले हंस में प्रकाशित हुई थी मई 1941 में। बाद में काशी से प्रकाशित हुई ये 7-8 कविताओं के साथ 1942 में। फिर इसका स्वतंत्र प्रकाशन भी हुआ था, जिसके करीब करीब 100 बार एडिटिंग करी गई थी। निराला जी ने बताया था कि इसकी करीब 100 बार एडिटिंग करी गई। उसके बाद इसका जो प्रकाशन हुआ 1948 में, इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। तो इस पर काम हुआ, कविता पर बहुत सारा इस पर रिसर्च भी हुआ है। और इत्तेफाकन इस कविता पर मैंने भी रिसर्च पेपर लिखा है। जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि उनके जीवन के जो दुख थे उनका प्रभाव उनके साहित्य पर भी पड़ा। क्योंकि कहाँ देखिए, जूही की कली से जो उन्होंने साहित्य रचना आरंभ की और जूही की कली से वो कुकुरमुत्ता तक पहुंचे। पंत और निराला जी ये दो ऐसे साहित्यकार थे जो छायावाद के जैसे कि आपने शब्द प्रयोग किया, फाउंडर कवि थे। तो हाँ। छायावाद से ये दोनों प्रगतिशील कविता की तरफ बढ़ते हैं। और निराला जी के पश्चात पंत जी जब तक जीवित रहे, वे सत्यम, शिवम और सुंदरम की तरफ उन्होंने, चिदंबर आखिरी उनकी जो, जहां तक मुझे याद है, उनका जो संग्रह है, काव्य है उनका, लोकायतन और लोकायतन। चिदम्बरा। जी हाँ। बिल्कुल। ये जो किताबें थी, पंत जी पर अरविंद घोष जी का बड़ा प्रभाव रहा। अरविंद हाँ की तरफ हो गए। बिल्कुल। हालांकि ग्रामश्री मान लो, युगांत मान लो, उस समय पे वो थोड़े प्रगतिशील हुए थे। हाँ, बाद में वो नेचर के फिर पास चले फिर गए। पास चले परंतु गए, बिल्कुल। छायावाद वाली कोमलकांत पदावली को उन्होंने उस वक्त उतना आत्मसात नहीं किया। नहीं किया, उसको और उन्होंने नेचर में छोड़ भी वो दिया। अध्यात्म को देखते थे। हाँ, खैर, बाद में वो अरविंदो की तरफ चले। बिल्कुल अरविंदो की तरफ चले गए थे। तो हम वापस निराला की तरफ बढ़ते हैं, उनके कुकुरमुत्ता की तरफ बढ़ते हैं। और मैं जो बात कर रहा था कि कुकुरमुत्ता तक आते आते एक परिपक्व काव्य, ये मुक्त शैली ही क्यों चुनी उन्होंने इस काव्य के लिए? ये निराला जी सर जब लिख रहे थे तो क्या है कि कोई भी काल है ना, अपने उतार पर उतरते उतरते उतरता है। हम्म। द्विवेदी काल का उतार था। हालांकि 1918 से 1936 तक का छायावादी काल बिल्कुल फेमस माना जाता है। सब जानते हैं कि 18 से 36 तक बिल्कुल छायावादी काल रहा। परंतु क्या हम ये भूल सकते हैं कि छायावादी काल में ही 1926 में पत्र शैली में चंद हसीनों के खतूत उग्र साहब ने बिल्कुल लिखा बिल्कुल है। बिल्कुल। कामायनी और साकेत जैसी बड़ी रचना हुई, रहस्यवादी रचनाएं। हम्म चित्रलेखा इसी काल में आया। हम्म गबन, गोदान जैसी बड़ी रचनाएं इसी काल में आई। और इसी काल में मधुशाला, मधुबाला जैसी रचनाएं आई हम्म हैं। हम्म मधुकलश जैसी रचनाएं आई। हम्म हालावाद एक तरफ चल रहा था, प्रगतिवाद एक तरफ चल रहा था। और प्रिय प्रवास भी थोड़ा सा, मतलब ये मान लो 16 के आसपास है खैर वो पब्लिश। परंतु प्रिय प्रवास का भी वही वही काल है वो, जो मतलब देशभक्ति का। या मुझे तोड़ लेना माली पुष्प की हाँ, अभिलाषा जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी चतुर्वेदी। साहब की, जी जी वो भी उसी समय पे आई। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त केवल छायावादी रचनाएं नहीं लिखी जा रही। छायावादी काल को हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का
अगर स्वर्ण काल कहा जाता है तो उसके बहुआयामी होने के कारण कहा जाता है कि गद्य रचनाएं भी बड़ी थी, पद्य रचनाएं भी बड़ी थी। उस समय पे आलोचनात्मक कृतियां भी बड़ी थी। 1939 में शुक्ल साहब ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, क्यों सर। और सरस्वती का प्रकाशन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी 19 तक कर रहे थे, 1919 तक। तो उस समय पे आलोचनात्मक काम भी था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो केवल बंधे हुए थे छंद से। उन्होंने भी तोड़ने का सोचा मन में कि मैं छंद को तोड़ करके लिखूंगा। हालांकि उनसे पहले ना 1909 में प्रसाद जी ने एक चंपू काव्य लिखा था, हाँ, आधा बिल्कुल गद्य में बिल्कुल आधा पद्य में। बिल्कुल तो उसको उर्वशी नामक चंपू काव्य था। जी हालांकि उर्वशी दिनकर का है, श्रोताओं को मैं बता दूं, वो एक खंड काव्य है, जी प्रबंध काव्य जी उर्वशी। परंतु ये चंपुक काव्य है। चंपू काव्य चंपुक काव्य का मतलब होता है आधा गद्य में और और आधा आधा पद्य में। पद्य में। तो ये चंपुक काव्य लिखा था। तो निराला जी भी इसी तरह का कुछ अलग तरह का कवि। तो देखो अपनी लकीरें तोड़ता है, अपनी नई लकीरें खींचता है। तो ये ना छंद को तोड़कर लिखने की शैली या मुक्त छंद को स्थापित करने की शैली के प्रवर्तक कवियों में से एक थे। मुझे तो जहां तक ज्ञान है ये पहले कवि थे जिन्होंने छंद को तोड़ा, छंद की केंचुली को उतार फेंकने की बात करी। तो निश्चित रूप से इन्होंने अपनी शैली अपनाई, पर छूटते छूटते चीज छूटती है सर। जैसे सुनबे गुलाब, कहाँ से पाई रंगो आब, आब और गुलाब है, रानी और कानी। इनकी तुकात्मकता छंद के साथ नहीं टूटी, जिस प्रकार बाद में कुंवर नारायण ने तोड़ी, त्रिलोचन ने तोड़ी, केदारनाथ सिंह ने तोड़ी, उस तरह से नहीं तोड़ी इन्होंने। परंतु फिर भी देखो शुरुआत के अपने अर्थ होते हैं सर। इन्होंने शुरुआत में बहुत प्रयास किया कि मैं एक नई तरह की लकीर को अच्छे ढंग से खींचूं। पर ऐसा नहीं था कि ये केवल छंद तोड़ने में ही विश्वास रखते थे। इनकी जागो फिर एक बार देखो, जी जी जूही की कली को जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि नहीं, ये जूही की कली लिखने का टाइम नहीं है, देश गुलामी का दंश झेल रहा है, कोई सृजन ऐसा हो जो जगाने वाला हो। तो इन्होंने जागो फिर एक बार लिखा और उसमें छंद को पाला, छंद का पालन किया। और इनकी एक बड़ी बात थी कि छंद को वही तोड़ सकता है जो छंद को जानता है। बिल्कुल सही बात। आजकल तो छंद को तोड़ने की बात तो सब जानते हैं, पर छंद को नहीं जानते लोग। तो कविता कविता क्या हो गई, कविता बिल्कुल सस्ती कविता हो गई। इस संदर्भ में अगर हम पढ़ें, एक नामवर सिंह का बड़ा अच्छा एक लेख है पुनीत जी, कविता की जमीन और जमीन की कविता। बहुत बढ़िया लेख है। 2 ढाई साल 3 साल पहले पुस्तक मेले में आई थी ये किताब। और नामवर जी के जाने के 1-2 साल पहले की बात, 1-1.5-2 साल पहले की बात है, तब पब्लिश हुई थी। उसमें छपा ये निबंध है और बड़ा सुंदर निबंध है। ऑडियो में अवेलेबल है, हमारे साथी पढ़ सकते हैं, मे बी सुगम्या पे भी अपने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये लेखक छंद को जानते थे। नागार्जुन जैसे बड़े लेखक छंद को जानते थे, निराला जैसे बड़े लेखक छंद को जानते थे, और जान करके इन्होंने छंद को तोड़ा। ये जानकारी और ये डीपनेस तो बहुत कम लेखकों के पास। बिल्कुल। और उसकी घोषणा उन्होंने की है सरोज स्मृति ने, सरोज स्मृति में बाकायदा तौर पर, तोड़ो तुम तोड़ो बंधन, हाँ है ना। तो इन्होंने छंद को तोड़ा, लेकिन आगे चलकर जो कवियों ने छंद को तोड़ा उन्होंने उस अतुकांत शैली का अधिक प्रयोग किया। लेकिन इनकी जो शैली है वो छंदबद्ध न होकर भी तुक में है। खैर, आपके तुक में तो है सर। ये भी मैं इसमें बोलूंगा कि आगे कविता पर कुछ चीजों का बड़ा तीखा प्रभाव रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे का एक अपना काल था। हाँ। व्यक्तिकता बहुत हावी रही। शेखरों एक जीवनी के 2 भाग पब्लिश हुए। धर्मवीर भारती का एक काल था युगांत वाला है, इस वाला क्या बोले, धर्मयुग वाला, सॉरी युगांत वाला नहीं, धर्मयुग वाला। तो उसमें उनका एक अलग तरह का सृजन रहा, जो मतलब प्यार से और व्यक्तिकता से, बहुत व्यक्तिकता से। फिर कविता पर ना विचार और बाजार, 2 चीजों ने बड़ी तीखी चोट करी। तीखी चोट, सही बात है। हाँ, बौद्धिक रस एक नया नाम से आ गया। इस पर भी नामवर सिंह जी का एक बड़ा अच्छा लेख है, रस जस तस या बस। तो बड़ा अच्छा लेख है। अगर हम पढ़ सकें इसको भी तो विचार को हम समझ पाएंगे कि कविता पर विचार किस तरह से ज्यादा हावी हो गया। तो कविता आम पाठक से हट गई सर। हम क्यों कर रहे हैं ये बात कुकुरमुत्ता के टाइम पे, क्योंकि कुकुरमुत्ता उस टाइम की एक कड़ी है जब कविता पाठकों के पास से गुजर रही थी। कविता को
पाठक कंठ कर लेते थे, कंठ पर रच बस जाती थी कविता, परंतु फिर बाद में विश्वविद्यालय स्तर पर कविता धीरे धीरे सरक करके आने लग गई है। रिसर्च के दायरों में ही कैद होने लग गई कविता, और गीत नाम से एक नई विधा को मान लिया गया। कविताओं को मंच से पढ़ना गलेबाजी समझा जाने लग गया। हालांकि मंचों पर चुटकुला कम कविता हो रही है, वो निश्चित रूप से अस्वस्थ साहित्य है, जी, सही जी। रूप का साहित्य नहीं कहा जा जी, सकता। बिल्कुल, परंतु बिल्कुल। फिर भी गोपाल दास, नीरज, कुंवर बेचैन जैसे बड़े लेखकों को हम बिसर थोड़ी ना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा काम तो बड़ा ही रहेगा। बिल्कुल सही जी बात है। पुनीत जी। बिल्कुल ठीक बात है। और अब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भूमिका के पश्चात हमें आगे बढ़ना चाहिए कुकुरमुत्ता की तरफ। 3 भागों में ये कविता बटी हुई है। पहला है अभिजात्य वर्ग की आलोचना, दूसरा है सर्वहारा वर्ग की उपयोगिता, और तीसरा है क्रांति का प्रतीक। तो मैं चाहूंगा शैलेंद्र जी पहले एक एक करके हम इन पर बात करें। सबसे पहले अभिजात्य वर्ग की आलोचना, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अभी अबे सुन बे गुलाब, जहां से ये कविता आरंभ हो जाती है। एक फारस के एक नवाब ने कुछ पौधे मंगाए हैं अपने बाग के लिए, जिसके साथ देशी पौधे भी लगाए हैं, उनमें गुलाब का फूल भी है। तो गुलाब बड़ा होता है, कुकुरमुत्ता भी खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। अब कुकुरमुत्ता जो साधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और गुलाब उसकी नजर में, कवि की नजर में भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है अभिजात्य वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को। जी। पुनीत जी, ये कविता कथा शैली में लिखी कविता है, कथा की बिल्कुल, तरह चलती बिल्कुल। है। और कविता मुख्य वैसे बांटने के लिहाज से इन्होंने दो भागों में बांटी। एक तो वो लड़की गोली वाली जी, 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 जो जी। सेकंड भाग था, गौली और और पहला महान। भाग था जी। राजा, और उसने जो पहले अलग अलग फूल उगाए, हाँ, हाँ, उसमें हाँ। नाम जाप शैली का प्रयोग किया। जी, जी, जी। निराला जी ने अलग अलग फूलों का नाम लिया, अलग अलग पौधों का नाम लिया। हाँ। और जब कुकुरमुत्ता की बात आई तो कुकुरमुत्ता से कहलवाया कि सुन बेगुला, हम्म। कहाँ से पाई रंगो रंगो आप, आप। खून चूसा खाद का तूने आशीष, अपने पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर ये खाद क्या है? ये जनता की मेहनत है सर। हाँ। और ये लताड़ है उस वर्ग को जो पूंजीपति वर्ग, जो कैपिटलिस्ट है। तो वैसे निराला जी की ना कोमल कांत भाषा होती थी। निराला जी भाषा को बड़ा देख परख कर बरतते थे। ऐसा नहीं है कि वो केवल यूं ही लिख देते थे, परंतु इस कविता में वो फुहुड़ तक हुए। उन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं करा किसी भी प्रकार का। जी। उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरी बात पूंजीपति लोगों तक पहुंचे, पहुंचे। निर्भीक रूप से पहुंचे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हालांकि मैं मैं कोई आपको गद्दू ढंग बीच से में रोक लिखूं। रहा हूं। हालांकि इस प्रकार के पूंजीपतियों को संबोधित करते हुए या क्रांति का समर्थन करती उनकी और भी कविताएं हैं, बादल राग जैसी कविताएं भी हैं। हाँ हाँ, लेकिन बादल राग, हाँ, बिल्कुल बादल राग इनका कृषक कृषक हाँ, के जो समर्थन में बादल राग था, बिल्कुल। या भिक्षुक जो इनकी कविता हाँ, थी। हाँ, हर कविता सरोहारा के हित की कविता है। हाँ। लेकिन तभी तो ये मैंने इनको कविता सबसे प्रगतिशील नजदीक लगती साहित्यकार है। कहा है। हाँ हम्म। सर, क्या कह रहे थे? ये कविता सबसे नजदीक की कविता लगती है। हाँ बिल्कुल, सबसे नजदीक की, या उन्हीं कविताओं में से एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कहा जा सकता है हाँ, इसको। बिल्कुल। तो उन्होंने सीधा लताड़ा। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरोहारा का समर्थन है, या ये जो लताड़ है ना, अपने टाइम की लताड़ तो है ही है, पर ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई बिल्कुल, है। मैंने जैसा शुरू में ही आज कहा। भी आज भी बहुत बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि सरोहारा को बहुत बुरी तरह से कुचला जा रहा है। कहीं कमीशन के नाम पर, कहीं ओवर टाइम के नाम पर, कहीं जो है नौकरी देने के नाम पर, कहीं जो है बोनस देने के नाम पर, कहीं जो है ओवर टाइम की पेमेंट देने के नाम पर। साइन ज्यादा पर होते हैं, पेमेंट कम मिलती है। बेरोजगारों की लंबी लंबी लाइन है, जिनको रोजगार मिल रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता। तो बहुत जगह आज भी रिलीवेंट है कविता, पूर्ण रूप से, और प्रासंगिक पूर्ण रूप से है। जी, जी। बिल्कुल। तो और इसका जो प्रथम भाग है, उसके पश्चात आगे आता है कुकुरमुत्ता, जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। उस पर आपका क्या विचार? कुकुरमुत्ता अलग, देखो ये पूरी कविता वैसे तो हम प्रतीकात्मक समझ सकते हैं। हाँ। और इन्होंने मार्क्सिज्म को भी बड़े डीप स्वर में पढ़ा। मैं उसी पर और आने वाला था। इन्होंने जो है, हाँ बिल्कुल, पूंजीवादी साहित्यकार भी बहुत
पूंजीवादी जो जीवन था उसको भी बहुत डीप देखा। एक राजा या राजा की बेटी या राजा के जो सेवक थे वो सब के सब क्या है, सब ये बड़े आदमी हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, अभिजात्य वर्ग पूंजीवादी के लोग लोग हैं हैं। ये, बिल्कुल। हाँ, अभिजात्य कह लो। जी। इनके जवाब में किसको खड़ा कर रहा है लेखक? हम्म, लेखक खड़ा कर रहा है कुकुरमुत्ता। हाँ, कौन कुकुरमुत्ता? जो उगाया नहीं उगता, हाँ, बिल्कुल। यानी कि जो अपने से उगा है, अपनी मेहनत के बल पर खड़ा हुआ है, अपने श्रमजल के बल पर किंचित है, हम्म, उसको अपने श्रमजल पर भरोसा है, हम्म, अपनी मेहनत पर, अपने खून पसीने पर भरोसा है, हाँ, और उसका अपना अर्थ है। तो कुकुरमुत्ता तभी धमकाता भी है, और लास्ट में जब नवाब मांग रहा है कि नहीं, गुलाब को छोड़ो और दूसरे फलों को छोड़ो, सारी बातों को छोड़ो, सारे कुकुरमुत्ते उगा दो, तो माली कहता है नहीं साहब, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं उगता। हम्म, यानी कि जो खुशामद का पट्टा है ना, हम्म, खुशामद का पट्टा, जिसको लोग तमगा समझ करके आज पहन रहे हैं, हम्म, कुकुरमुत्ता वो नहीं है। हम्म, कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का वो चेतन स्वर है जो सचमुच मेहनत का प्रतीक है, सचमुच आगे बढ़ने का, और दूसरे को नीचा बिना दिखाए अपनी मेहनत को सार्थक सिद्ध करने का प्रतीक है। जी। और फिर एक अंत में हम देखते हैं कि गोली और बहार, दो युवतियां, गोली जो है वो कुकुरमुत्ते की तरफ आकर्षित होती है, बहार जब गुलाब को तोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ने की तरफ जाती है, तो वो कुकुरमुत्ता कुकुरमुत्ता चलाने लगती है। तो अंत में जो प्रतीकात्मक विवाह दिखाया गया है, उससे आप क्या समझते हैं? उससे मैं ये समझता हूँ कि व्यक्ति ना परिस्थितियों का दास है। हम्म, लेखक वो कहते हैं ना कि मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ, हम्म, तो वो पानी हिला रहा है, परिस्थितियों का पानी हिला करके पाठक तक अपनी बात पहुंचा रहा है। हम्म, पानी क्या है? परिस्थितियां अलग अलग रूप से। हम्म, तो जो नौकरानी थी उसने तो भाई अच्छा भोजन परोसवाया था, राजा की बेटी है उसके लिए हम्म, अच्छी चीजें अवेलेबल करवाने की कोशिश करी थी, जी, परंतु वो कुकुरमुत्ता की तरफ भागती है। हम्म, तो हैरान होती है नौकरानी, जो है हैरान हो रही है, उसको ये लग रहा है कि ये क्या। तो कहने का अभिप्राय ये है, खुशामद के विरुद्ध लेखक खड़ा है। हम्म, हल्का सा यूटोपिया है, हाँ, क्योंकि राजा की बेटी को कुकुरमुत्ता पसंद आना हाँ, कोई यूटोपिया कह सकता है, बिल्कुल, आइडियोलिज्म कह सकता है, आदर्शवाद कह सकता है। हाँ, परंतु कभी कभी लेखक को अपनी बात सही ढंग से कहने के लिए हल्के इस तरह के प्रयोग करने पड़ते। जो कुकुरमुत्ता से बात कहलवा रही, या कुकुरमुत्ता जो पसंद आ रहा है राजा की बेटी को, ये हल्का यूटोपिया कहा जा सकता है जो मैं बता रहा हूं। और इस यूटोपिया को ऐसे ढंग से प्रयोग किया है लेखक ने कि वो अखरता नहीं है, पाठक जी, को भाता है। हम्म, यानी कि भिगो करके बात को प्रयोग किया है, बिल्कुल किस में भिगो करके? सकारात्मकता के स्वर में भिगो करके। हम्म, तो निराला जी जानते थे कि समय सापेक्ष लिखना बहुत जरूरी है। हम्म, हर लेखक अपने टाइम को संबोधित होता है, ये मैं हर बार बोलता हूँ। जी, 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 तो जी, निराला जी का वो जो टाइम था, वो अंग्रेज जो है पूंजीवादी थे भाई, बिल्कुल, बहुत ज्यादा उन्होंने हमारा शोषण किया था। तो हम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हम्म, तो लेखक ने अपने प्रतिनिधित्व को बहुत एकदम बैलेंस करके हम्म, दिखाया। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पूर्ण एकदम से ऐसा लगने लगा कि कविता छिछली हो गई है, हम्म, या व्यापकता ही व्यापकता है, गहराई है ही नहीं। हम्म, लेखक ने गहराई देने की कोशिश करी। बहुत बड़ी कविता भी नहीं है, परंतु कविता में एक एक पंक्ति पिरो रखी है। हम्म, हालांकि कुछ डिसेबल्स के प्रतीक दिए हैं, मैं उनको सहमति नहीं दे पाता हूँ। या एक आध जगह उन्होंने कहा कि औरत की जानिब मैदान छोड़कर, इस तरह की बातें उन्होंने करी है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, और उन पर अलग बात हो सकती है। परंतु वैसे कविता बहुत हद तक एकदम पिरोई कविता नहीं, है। लेकिन मुझे लगता है कि ये समय का प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की लोगों के अंदर जागरूकता होती है, जैसा लोग उन चीजों को समझते हैं, तो वो वैसी ही बात कर सकते हैं। अब जैसी उस समय जागरूकता थी, कवि ने, आपने आपने भी खुद ही कहा कि अपने समय का प्रतिनिधित्व किया, तो जैसी उस समय जागरूकता थी, उन्होंने वैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो अ, वाकई, जी, पुनीत जी, एक बार पूछा कि जनेऊ के बारे में, निराला जी से पूछा कि भाई जनेऊ को बांधने की जरूरत है, हम्म, या जो है जनेऊ का क्या करें? हम्म, बांधने की जरूरत है, या जनेऊ को जो यजमान है उसके सामने ही पहनने की जरूरत है? जनेऊ को क्या करने की जरूरत है? हम्म,
उन्होंने कहा तुम्हारे दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। जनेऊ के ना बांधने की जरूरत है, ना उसके सामने जो यजमान है उसके सामने पहनने की जरूरत है। जनेऊ को तो तोड़ने की जरूरत है। तो लेखक का विचार देखिए, आज भी जनेऊ नहीं टूट रहे हैं लोगों से, परंतु निराला जी ने तब कहा कि जनेऊ को तोड़ने की जरूरत है। तब निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर का हथौड़ा हाथ लिए बात को पहचाना है। तो मैं निराला जी से अपेक्षा रख रहा था कि वो डिसेबल्स के प्रति उन्होंने जो आंख कानी वगैरह के जो प्रतीक दिए, मैं इतने सस्ते प्रतीक की उम्मीद नहीं कर रहा था निराला जी से। वो बड़े लेखक थे, उनका विजन बड़ा था। तो मैं बहुत बार सहमति नहीं दे पाता हूँ। और ये भी कौन भूल सकता है कि उससे पहले सूरदास का जीवन जो है रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने लिख दिया था। तो उसमें उन्होंने कभी एकदम अंधा कह करके लेखकीय टिप्पणी के तौर पर अंधा कह करके कहीं नहीं संबोधित किया सूरदास जी को। सूरदास को उन्होंने समाज का एक आम आदमी दिखाने की अपनी कोशिश करी। तो देखो, डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी बात कच्चे में उतर रही है, उतना मजबूत नहीं आ रहा है। चलिए, मैं आगे आपसे ये जानना चाहता हूं, इसकी आपने अभी भाषा का जिक्र किया, इसके फूहड़पन का जिक्र किया। इससे पहले कि निराला जी की कविताओं को यदि हम देखें तो बड़ी ही सरस सुमधुर भाषा का प्रयोग वे करते हैं, और जब प्रगतिवाद की तरफ भी वे जाते हैं तो उनकी भाषा जो है उसमें उसकी जो क्लिष्टता है वो काफी हद तक बनी रहती है। लेकिन एकदम से सरोज स्मृति और वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं, और उसके बाद एकदम से ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निराला जी इस कविता को मस्ती में लिख गए, बिल्कुल एकदम। खैर, वो गहरे तो थे ही, गहराई तो उनके पास थी, परंतु उन्होंने सीधा किसी को धमका सा दिया इस कविता में। मुझे भी यही लगता तो है। वो किसी क्या है, वो जो है पूंजीवादी लोग हैं, पूंजी वाले पैसे वाले आदमी हैं, तो उनको धमका सा दिया। और निराला वैसे ना एक बात मानते थे कि जो जितना गहरा है उतना भाषा की गहराई में बैठ करके लिखता है। भाषा लेखक का कोई ये दायित्व नहीं है कि वो पाठक को इस स्तर का साहित्य दे, इस स्तर की भाषा दे कि वो पाठक तक पहुंचे। लेखक कोई विज्ञप्ति नहीं लिख रहा है, लेखक कविता लिख रहा है। पाठक का भी कर्तव्य यही है कि वो उसको समझने के लिए थोड़ा पढ़े, थोड़ा गहराई में उतरे। भाषा गहरी होनी वाजिब है जब चिंतन गहरा होगा। उनके इस तरह के विचार थे भाषा को लेकर के, परंतु वो उथली भाषा पर आ गए। उन्होंने कैपिटलिस्ट, अबे गुलाब, रंगो आब या कानी, इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। टट्टू तबेला जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। ये क्या सिद्ध करता है कि लेखक अपनी बनाई जो उनकी अवधारणाएं थी, बंदिशें थी, उनको तोड़ रहा है। लेखक अपने आप को ही झूठा कह रहा है, क्योंकि कोई भी एक बात सार्वकालिक नहीं हो सकती। हर बात की एज है, उम्र है। जैसे नियति की और नीति की भी उम्र है, वैसे ही किसी भी विचार की भी उम्र है। इलियट जैसे बड़े लेखकों ने या नीत्शे जैसे बड़े लेखकों ने अपने आप को झुठलाया, अपने आप को झूठा कह दिया। उसी प्रकार बुद्ध ने भी कहा था कि मुझे पहले नहीं पता, यशोधरा को कहा था मुझे पहले नहीं पता था कि घर छोड़ने से पहले भी जो है साधुत्व को, संतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही निराला जी ने भी अपने आप को झुठलाया, और उन्होंने जो है अपने ही विचार को झूठा साबित करते हुए आम जन की भाषा में लिखना उचित। ये मेरा अंतिम प्रश्न है आज के इस कार्यक्रम का, इस कविता को लेकर के, कि गुलाब को वे कैपिटलिस्ट कहकर संबोधित करते हैं, और कैपिटलिज्म जो है वो पूंजीवाद का प्रतीक है। तो गुलाब का प्रयोग जो है वो कुकुर मुत्ता कहता भी है कि तुम तो आम जनता से दूर हो, है ना, तो मैं सर्वसाधारण के लिए हूं और तुम केवल अभिजाते वर्ग के लिए हो, साधारण जनता से तुम दूर हो। तो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया गुलाब के लिए, वो कितना सार्थक है? देखिए, एक बात है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म गुलाब के लिए उन्होंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि तब गुलाब दूर था। तब आज की तरह गुलाब को रेहड़ी पर हम इस तरह से बिकता नहीं महसूस करते थे। जो आम आदमी, मजदूर आदमी भी माला बना करके अपने देवताओं को या अपने आराध्य को या जिसको भी पूजा में चढ़ा ले, या अपनी प्रेमिका को वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट कर दे एक गुलाब, इस तरह की स्थिति में नहीं देखते थे। तब गुलाब राजाओं के यहाँ उगते थे, तब गुलाब विदेशियों के यहाँ उगते थे,
तब गुलाब कभी कभी चित्रों में देखे जाते थे। गुलाब का मतलब यहाँ एक सिंपल उथलेपन में महसूस है तो ये है। दूसरा, गुलाब एक दिखावटीपन का प्रतीक भी है। जो इत्र निचोड़ा जा रहा है, खुशबू जो हाँ दी जा हाँ रही है, हाँ। वो बुनियादी आवश्यकता नहीं है। किसी को खुशबू मिले ये जरूरत बुनियादी नहीं है। बुनियादी जरूरत तो रोटी कपड़ा और मकान है। मकान है, तो बिल्कुल। रोटी कपड़ा और मकान से हट करके जो जरूरत पैदा हो रही है, जो दिखावट की संस्कृति है, दिखावे का जो उथलापन है, छिछलापन है, उसके खिलाफ ये प्रतीक गढ़ा है। और मेरी जो समझ है उसके हिसाब से ये आज भी उतना ही तो जो गुलाब है वो इत्र जो निचोड़ा जा रहा है, गुलाब से खुशबू ली जा रही है, या गुलाब के सौंदर्य से जो आह्लादकारी आनंद महसूसा जा रहा है, वो कोई बुनियादी जरूरत नहीं है पुनीत जी। बुनियादी जरूरत तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रोजगार है, ये चीजें है ना। पर इन चीजों का तो कहीं जिक्र नहीं हो रहा गुलाब में। गुलाब तो आनंद का विषय है। तो इन्होंने कहा भाई, जो जरूरत पैदा की जा रही है, दिखावटी संस्कृति जो है, वो गड़बड़ है। इसीलिए इन्होंने गुलाब को प्रतीक मान करके गुलाब का प्रतीक गढ़ा। और इसी कॉन्सेप्ट पे एक बार बिजली का फूल नामक प्रतीक जो है प्रसाद जी ने भी यूज किया था। जी जी जी। तो लेखक इस तरह के प्रयास करता है कि सीधा प्रतीक जन तक पहुंच जाए। जन कवि थे ये भी, बिल्कुल। जैसे नागार्जुन जी जन कवि थे, वैसे ये भी जन कवि थे। परंतु इन्होंने जन कवि होने का कभी दावा नहीं किया और जनता को भी धमकाते लताड़ते रहते थे। वो मतलब निष्पक्ष भाव से लिखते थे और अपनी रचना के प्रति जिम्मेदार रहते थे। जी। कई बार लोग कहते थे कि निराला जी घुसेड़ घुसेड़ कर कविता पूरी करते हैं, शब्दों को ठोक ठोक कर करते हैं। तो उनको वो कहते हैं कि हम वे हैं जिनके दादा की पालकी आपके दादा के दादा ने उठाई। हाँ यानी कि विचार में बड़े लोग हैं। हाँ। बड़े लोगों को विचार बड़ा रख करके पढ़ना पड़ेगा, आपको बिल्कुल गहराई में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो निराला जी ने जो ये गुलाब प्रतीक गढ़ा है, मेरे हिसाब से तो बहुत प्रासंगिक प्रतीक है। तो इसमें कोई कोर कसर लग नहीं रही, और मतलब जैसे बिल्कुल सही। और जैसे जिगर के लिए कहा जाता है ना कि जिगर को पढ़ने के लिए भी जिगर चाहिए, तो जिगरा, उसी हाँ, तरह वैसे ही निराला जी को बोलते पढ़ने के लिए भी आपको निराला बनना पड़ेगा, उन्हें हैं निराला। समझना पड़ेगा, है ना। हाँ, वो बिल्कुल एकदम वैसे आदमी थे जो जिसको कहते हैं भाई मस्ताना सा फक्कड़ व्यक्ति, किस्म के जो आदमी थे, हाँ, मस्ताना। फक्कड़ जी आदमी थे। जी सरोहारा के हित में खड़े व्यक्ति जी थे। जी जी। किसी गरीब की फीस भर दी, किसी गरीब के घर के लिए पैसे दे दिए, गरीब भिखारी को देखा तो अपनी सारी जो है कीमत जो भी उन्होंने कमाई थी, मेहनताना मिला था कवि सम्मेलन से, सारा दे दिया और लिख दिया, चल रहा लकुटिया टेक पेट पीठ मिलकर है एक है। तो ये भिक्षुक भिक्षुक कविता का सृजन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं तोड़ती पत्थर को देखा, पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखा नदी किनारे, तो तोड़ती तोड़ती पत्थर लिख पत्थर का दिया सृजन है। हो गया, बिल्कुल सही। बादल को जब देखा कि किसान और बादल दोनों को जब मिलते मिलते देखा हाँ, और उससे किसान का उत्थान होते देखा, तो बिल्कुल। उन्होंने बादल के गर्जन को विप्लव का वीर कह दिया और जी। कृषक का जो बादल था वो भी वीरता की आवाज बन बन करके गया, गूंजा। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने असहयोग देखा तो जागो फिर एक बार फिर लिख जागो दी। फिर एक जुई बार, की बिल्कुल। कली जैसी श्रृंगारिक रचना लिखने वाले कवि जब जागो फिर एक बार पर अपने आप का स्केल, अपने स्केल को परिवर्तित करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उनकी जो चेतना थी ना बहुत गहरी थी और फक्कड़ होते हुए वो जनहित में थे, जन साधारण के लिए थे। हर प्रयास उनका उस तरह का था कि भाई जन बेहतरी कैसे हो सके, जनता की बेहतरी के लिए सृजन कितना गहराई से किया जा सकता है और कितना अच्छा किया जा सकता है। नहीं तो अच्छा खासा चल रहा था, देखो कोमलकांत पदावली वाला 18 से 36 तक सही बात है। छायावाद, जिस पर उसको तोड़ने की जरूरत क्या थी। हाँ। उनको हालांकि बहुत ज्यादा बार उन्होंने अपनी बात को पुष्ट भी किया कि हाँ। छायावाद तो बहुत जबरदस्त बात है भाई, छायावाद का कोई सानी ही नहीं है। हाँ। परंतु फिर भी उन्होंने खुद नहीं अपनी बंदिशें तोड़ दी। यही बड़े विचारकों की बात होती है। अपने आप को जब गलत कहना होता है तो सीधे कहते हैं सीधे कि नहीं ये ठीक है ये गलत है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब पुनीत जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसी बात को कि कुछ भी परमानेंट तो है ही नहीं ना। हाँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक कविता है, नथिंग विल डाई, कुछ नहीं मरता, बस बिल्कुल। चेंजिंग होता है? तो उस तरह से इन्होंने भी कहा भी मरता कुछ नहीं है, परंतु चेंजिंग जरूरी है, परिवर्तन जरूरी परिवर्तन है। जरूरी। हाँ, और तो उन्होंने परिवर्तन वो उन्होंने अपने परिवर्तन जीवन में भी देखा। किया। हाँ, जीवन में बेहद परिवर्तन किए। वो कभी मतलब बड़े जेंटल रहते थे और कभी उन्होंने शमशान में बैठ बैठ करके राख रमा ली अपने शरीर पे। हाँ। उनके परिवर्तन अलग थे। राख रमाने के बाद भी वो आ गए, बाहर आए, नेहरू जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं
वो शादी वाली बात तो सब जानते हैं, मैं यहाँ नहीं उद्घाटित करना चाहूंगा। तो वो हाँ। फक्कड़ थे एकदम, जी। मतलब जो कहना होता था कह ही देते थे। जी। आजकल की चाटुकारिता को वो नहीं पसंद करते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो चलिए, आज कुकुरमुत्ता को सामने रखते हुए हमने निराला जी के जीवन पर भी चर्चा की, और मैं आशा ये बहुत। करता हूं कि जितना हमने पुनीत जी, जी। निराला जी पर जो बात हुई, उनकी रचनाओं पर बात हुई, पंथ पर जो बात हुई, जी। छायावाद और प्रगतिशील साहित्य पर जो बात हुई, निश्चित रूप से बहुत खुली चर्चा हुई। और कुकुरमुत्ता का जहाँ जिक्र आता है, गरीब सरोहारा का जहाँ जिक्र आता है, वहाँ ये खुली चर्चा स्वाभाविक भी है और बिल्कुल बिल्कुल। आवश्यक भी है। बिल्कुल ये बिल्कुल। एकदम समय सापेक्ष सृजन है, बिल्कुल। जिसका चिंतन करना, मनन करना हर विचारक के लिए केवल औपचारिकता नहीं, बहुत जरूरी बात है ये। कि अगर हम कुकुरमुत्ता तक ही महदूद रह जाते, सीमित रह जाते, तो मुझे लग रहा है कि चिंतन भी अपना अधूरा अधूरा रहता। रह जाता, बिल्कुल। इसीलिए मैंने निराला जी को भी छेड़ने का प्रयास किया, उन पर चिंतन का भी प्रयास किया, उनकी रचनाओं को भी समझने की हमने कोशिश की। और मैं आशा करता हूं, हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस चर्चा से अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ मुझे और शैलेंद्र जी को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।